मौत की रफ्तार। विद्या, मेरे सुप्रिया को कुछ कह देने पर तुम्हें बुरा लगा हो तो माफ करना। मेरा तुम्हारा दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं था, मगर मैं मेरा शोषण भी सह नहीं सकता। जब दुश्मन तो सामने से वार करते हैं, उनसे डर नहीं लगता, मगर दोस्त तो परख नहीं चाहिए। सुप्रिया तुम्हारे दोस्त नहीं, जहर है, पीछे संभल के रहना। अपनी जगह पे वो सही है सिद्धांत। हाँ, शायद वो अपनी जगह पे सही है, मगर मैं उसकी जगह ना अपनी जगह खड़ा रहकर ये कह रहा हूं। और तुम्हें भी आजादी है कि तुम अपने लिए अपनी जगह खड़ी होकर ही सोचना। मेरे साये को उड़कर अपने फैसले मत करना। नाराज हो गए क्या? नहीं, चिंता में पड़ गया हूं। क्यों? चिंता होती है तुम्हारे लिए, अपने लिए, पिंकी के लिए, इन दीवारों के लिए, इस छत के लिए। चिंता मत करो सिद्धांत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे पास हूं। खाना लगा दूं? नहीं, भूख नहीं है। हेलो, कहाँ हो तुम? हाँ, बस तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। मेरे पीछे? अरे मुझे पता ही नहीं चला। इतना इंतजार भी नहीं कर सकते? हाँ, बस यूं समझ लो कि मैं इंतजार नहीं कर सकता। वक्त से पहले पहुंची हूँ मैं। प्रिया, कुछ इंतजार वक्त से पहले ही शुरू हो जाते हैं, और तुम्हारा इंतजार तो उसी वक्त शुरू हो जाता है जिस वक्त तुम मुझसे अलग होती हो। रहने दो बेसुरेन, तुम बात ऐसी कर रही हो जैसे कि तुम्हारी उम्र 17 की है और मेरी 16 की। प्रिया, उम्र का असर शरीर पर होता है, दिल का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं होता। अरे वाह, तुम डॉक्टर हो या कवि? हाँ, अभी तो मैं सिर्फ सुरेंद्र हूं, और वो भी तुम्हारा। झूठ मत बोलो, आज भी जब तुम्हारे पिताजी घर पर होते हैं तो मुझे प्रोफेसर बनकर कुछ न कुछ सिखाते रहते हो। आज तुम्हारी बातों से पता चल रहा है वो घर पर नहीं है। तुमने बिल्कुल ठीक समझा, वो घर पर नहीं है, रानी को लेकर गांव गए हैं, और 1 हफ्ते के लिए। तभी तो मैं सोच रही थी मुझे घर पर क्यों बुलाया गया। ओ छोड़ो भी प्रिया, हम लोग यहाँ पर पिताजी के बारे में बातचीत करने के लिए थोड़ी मिले हैं। वो तो ठीक है, लेकिन आज भी तुम तुम्हारे पिताजी से डरते हो। डरता तो हूं, लेकिन अपने पिताजी से नहीं, उनके उसूलों से, उनके आदर्शों से तो मेरा दम घुटता है। इन सब आदर्शवादियों को एक बोट में बिठाकर समुद्र के बीचों बीच छोड़ देना चाहिए और बोट का इंजन बिगाड़ देना चाहिए। बात कुछ समझ में नहीं आई, आज तुम आदर्शवादियों पर इतना बिगड़ क्यों रही हो? ये होते तो आधे पागल हैं। सुरेन, आज मैं जब जल्दी फ्री हो गई थी तो यहाँ आने से पहले विद्या के घर गई थी। अच्छा? सुरेन, विद्या मेरे लिए कितनी अजीज है तुम जानते हो। मुझे उसकी बहुत चिंता होती है। एक ऐसे सरफिरे के साथ उसने शादी की है जो जिंदगी की सच्चाइयों को समझता ही नहीं है। बंदर बना रखा है उसने विद्या को। वो विद्या को बोलता है कूद जाओ तो विद्या कूदती है, वो बोलता है उल्टी छलांग लगाओ तो विद्या उल्टी छलांग लगाती है। वो सचमुच पागल है। एक दिन उठ करके कहेगा कि जो दिन में निकलता है
वो सूरज नहीं, चांद है, और इसी बात को लेकर जिंदगी भर अपना सर फोड़ता रहेगा। जब विद्या ने कॉलेज में मुझे इससे पहली बार मिलाया था तो मैं बहुत जल गई थी। कितना हैंडसम था वो। लेकिन जब उसने अपने झोले से कविता की चोपड़ी निकाली तो मैं समझ गई विद्या क्या कर रही थी। प्रिया, उस वक्त विद्या को मैंने भी बहुत समझाया था जब सिद्धांत आईएएस क्लास 1 ऑफिसर बना। जानती उसने अपने फाइनल इंटरव्यू में क्या कहा? मैं नौकरी करने के लिए नहीं जीना चाहता, मैं जीने के लिए नौकरी करना चाहता हूं। ये कहकर वापस आ गया। विद्या को मैंने इतना समझाया, फिर भी उसने उसी से शादी कर ली और अब बर्बाद हो रही है। प्रिया, इसी बात का तो मुझे दुख है कि उसे पता ही नहीं है कि वो बर्बाद हो रही है। वो आदमी उसे जिंदगी में कुछ नहीं बनने देगा। इतनी होनहार स्टूडेंट, कितनी उम्मीदें थी मुझे उससे। लेकिन सुरेन, मैंने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी है। उस दिन मैंने जानबूझकर पार्टी में उस पर यह हमर किया कि उसके साथ वाले लोग कहां से कहां पहुंच गए हैं। ये तुमने बहुत अच्छा किया प्रिया। मैं तो हार ही गया था, और जो तुमने किया उसका नतीजा भी सामने आया। विद्या ने कोर्ट में बयान बदल दिया। प्रिया, मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूं। छोड़ो भी सुरेन। मगर ये मामला फिर से सर उठा रहा है। क्यों? प्रजासत्ताक वाले सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। डर है कि विद्या सच ना बोल दे। वो नहीं बोलेगी। ये तुम कैसे कह सकती हो? उसका सत्यवादी पति भी उसके साथ में है, वो रात दिन उस पर प्रेशर लाएगा। वो तब तक उसका पति रहा तो बोलेगी ना। मतलब? आज उसने मुझे घर से इंसल्ट करके निकाल दिया। मैं इस अपमान को कभी नहीं भूलूंगी और ना ही मेरी अजीज दोस्त को सड़ने दूंगी। विद्या को अभी बहुत दुनिया देखनी है, नाम कमाना है, बहुत कुछ करना है। अगर वो उसके साथ रही तो कुछ नहीं कर सकेगी। यानी कि तुम किसी का घर उजाड़ने की सोच रही हो? नहीं सुरेन, मैं अपने दोस्त की जिंदगी बनाने की सोच रही हूं। तो फिर इस लक्ष्य में मैं भी तुम्हारे साथ हूं। मुझे भी सिद्धांत को एक जवाब देना है। अच्छा, तो फिर मिलाओ हाथ। राघव, विलास कहाँ है? अपने कमरे में है। क्या कर रहा है? पता नहीं, जब से अपने घर से वापस आया है तब से गुमसुम सा बैठा रहता है। अपने कमरे में से बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेता। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो देश रत्न हाउस में उनकी भावनाओं का जादू उस पर चला हो? अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यूं समझ लो कि विलास अब देश रत्न खानदान से अलग हो गया है। अगर अब वो वापस लौटना भी चाहे तो वो लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों मैडम? क्योंकि आज जो सौदेबाजी की बातें विलास करके आया है उससे विजयराज कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। उसने बा को ब्लैकमेल किया है, इमोशनली ब्लैकमेल। यूं समझ लो राघव कि विलास ने अपने लौटने का रास्ता अपने हाथों से ही बंद कर दिया। अब और कौन से रास्ते की बात कर रहे हो तुम लोग? मेरे लिए तो घर का रास्ता उसी दिन बंद हो गया।
विजय, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि देश रत्न खानदान को ये दिन देखने पड़ेंगे। अफसोस की बात तो यह है बाकी जख्म दूसरों ने नहीं, अपनों ने ही दिए हैं। आज मुझे तुम्हारे पिताजी की कही बातें याद आ रही हैं। वो कहा करते थे, शराफत इंसान की वो उजली चादर है जिस पर बदनामी का दाग दूर से दिखाई देता है। विजय, अब हमें अपना सख्त कदम उठाना होगा। साहब, आपने मेरे साथ हाथ मिलाया है, अब तो आपको फायदा ही हो रही है। हाथ फायदा होना है, तुमने तो हमारा 4 करोड़ का नुकसान करवा दिया। हुजूर, क्या बताऊं आपको, मेरा भरोसे वाला सुल्तान उस दिन ऐसा हार गया, उसे जुकाम हो गया था। बिल्कुल फाइनल स्टेज में उसे छींक आ गई और स्टार 1 आगे निकल गया। तुम्हें ये सब पता होना चाहिए। क्या बताऊं साहब, कब कहां कैसे छींक आ जाए, कौन किसे कहेगा। याद रहे जा, हम पैसा सिर्फ जीतने के लिए लगाते हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, अगर इस बार सुल्तान नहीं जीता तो मैं उसे गोली मार दूंगा। इसकी जरूरत नहीं है। मैं खुद लंगोटी लगाकर ये रेस का मैदान खुद छोड़कर चला जाऊंगा। उसकी भी जरूरत नहीं है, रह जा। देखो, इस बार की रेस में तुम सम्राट पर 1 करोड़ रुपया लगा दो। क्या कह रहे हैं साहब, इस मरियम पर? ये तो हारने पे मशहूर है। लेकिन इस बार वो जीतेगा, 1 करोड़ उसी पर लगेगा। जैसे आपकी इच्छा। राघव, कल तक इन्हें पैसे मिल जाने चाहिए। राइट सर। अच्छा राजा, हमें तुमसे और भी एक काम है। हुक्म कीजिए। देखो, हम कुछ पैसा प्रॉपर्टी में, जमीन में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और हमने एयरपोर्ट के पास एक जगह देखी हुई है। कौन दिला सकता है हमें वो? साहब, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अच्छा, मेरे पास एक ऐसा आदमी है जिसके पास हर मर्ज की दवा है। कौन है वो आदमी? उसका नाम है मधुकर। मधुकर? डीएम साहब का राइट हैंड है, चुटकियों में काम करता है। अच्छा, तो फिर आज रात ही उसे हम डिनर पर मिलना चाहेंगे। अभी बुलाता हूं। अभी नहीं, रात को डिनर पर हम उसे मिलेंगे। अच्छा साहब, थैंक यू। देखा राघव, डीएम की बर्बादी की सीढ़ी अब हमारे हाथ लग चुकी है। अरे रहेजा, क्या जमीन फट गई या आसमान गिर गया जो मुझे इतना अर्जेंटली बुलाया है? क्या बात है? कितनी देर कर दी यार, कहां थे अब तक? अरे तुम क्या समझते हो, मुझे कोई काम नहीं? अरे डीएम साहब का इतना बड़ा साम्राज्य मुझे अकेले को संभालना पड़ता है, ये कोई आसान बात है क्या? बताओ क्या काम है? अरे यार, वो जो अवतार सिंह है ना, उसने आज हमें डिनर पर बुलाया है। हमें से मतलब? देखो भाई, तुम्हें बुलाया है ना, तुम जाओ, वो तो मुझे जानता तक नहीं है। मैं जानता हूं, मैंने सब जानकारी दे दी है। मुझसे कहा अपने दोस्त मधुकर को भी ले आना। अरे मेरी भी कोई इज्जत है, अगर मुझे बुलाना था तो उसे मुझे फोन करना चाहिए था यार। अरे छोड़ो यार, दिल से तो उतावले हो रहे हो उससे मिलने को। तुम कब से ऐसी बातों का ध्यान करने लगे? डीएम साहब के साथ तो कई जगह यूं ही चले जाते हो। माइंड योर लैंग्वेज, तुम अपनी बराबरी डीएम साहब के साथ कर रहे हो? नहीं नहीं, मेरा मतलब है मधुकर, तुम एक बार उससे मिल लो। बड़ी मछली है, मैं अकेला भी मिल लूं, मगर तुम साथ में रहोगे ना, अच्छा रहेगा। तुम्हारा मतलब है कि अगर दोनों मिलकर मछली को फंसाएंगे तो मछली का फिसलना नामुमकिन हो जाएगा। क्या बात है? राजनीति में शर्म कैसे? अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है कि राजनीति में सिर्फ बेशर्मी ही चलती है। ये तो सुनहरा मौका है, हो सकता है हमें यहाँ कोई चांस मिल जाए। उन्हें तुमसे कोई जरूरी बात करनी है, और जो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब तुम इतना जोर लगा रहे हो तो भाई चलता हूं तुम्हारे साथ। विलास, रहेजा और मधुकर आ चुके हैं। हाँ, मैं जानता था मधुकर जरूर आएगा। उसकी नाक कुत्ते से भी तेज है। उसे पता है हड्डी कहाँ है
और कहां दौड़ना चाहिए। आओ चलते हैं। चलो। मधुकर जी, आप हैं कैप्टन अवतार सिंह जी। सत श्री अकाल जी। सराओ। थैंक यू। वाह हुजूर वाह, क्या शानदार हवेली है आपकी, क्या शानो शौकत है हुजूर, मजा आ गया। हाजी साहब, ये तो मेहमानों से मिलने के लिए अदना सा घर है। हवेलियां इनकी तो लंदन में है, कनाडा में है, स्विट्जरलैंड में है। अजी हुजूर, फिर वो हवेलियां नहीं होंगी, वो तो बहुत बहुत बड़े महल होंगे। और रहेजा कैसे हो? बहुत मस्त हो। और तुम्हारा सुल्तान? एकदम फिट। अरे रहीजा, अवतार सिंह जी को तुम ब्लैक मर्चेंट क्यों नहीं सुजेस्ट करते? अवतार सिंह जी, क्या घोड़ा है ब्लैक मर्चेंट। हुजूर, देखने वाले की आंखें खुली की खुली रह जाती है। हाँ, क्या शान है उसकी हुजूर। जब वो भागता है ना तो हवा भी शर्मा जाती है हुजूर। अच्छा हुजूर, एक बात मानिए, आप आंखें बंद करके उसके ऊपर पैसा लगा दीजिए और फिर देखिए मधुकर की जुबान का कमाल हुजूर। राघव, अगर ये इतना कह रहे हैं तो ब्लैक मर्चेंट पर 2 करोड़ लगा दो। राइट सर। 2 करोड़? राहेजा, अभी तुम्हारे गिरने में वक्त है, तब तक अपनी 2 टांगों पर खड़े रहो। आप जैसा रईस दिलदार मैंने आज तक नहीं देखा, और शायद आज के बाद देखोगे भी नहीं। भाई मधुकर, हमें तुमसे एक जरूरी काम है। क्या बात है सर, क्या बात है। अवतार सिंह जी, इस नाचीज का जन्म ही जनता की सेवा के लिए हुआ है। हुक्म कीजिए।